वेलकम गाइस टू आवर चैनल श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी पॉलिटिकल साइंस इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की यूनिट सेकंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेसन नंबर 2 डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट सेकंड। गाइस अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। गाइस लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 18 तक कर लिया था जो हमारा राइट टू इक्वालिटी में आता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा राइट टू फ्रीडम। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 टू 22, यानी 19, 20, 21A, 22 जितने भी आर्टिकल्स इसमें हमारे आते हैं हम वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से। तो आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 डिस्क्राइब सिक्स फ्रीडम सच एज स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 जो है वो डिस्क्राइब करता है सिक्स फ्रीडम्स को। सिक्स फ्रीडम्स कौन सी मिलती हैं हमें आर्टिकल 19 में? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू कैरी आउट एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। यानी कि इसमें हमें कई सारी फ्रीडम्स मिलती हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ्रीडम टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी फ्रीडम हमें इसमें मिलती है। द फ्रीडम टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन अबॉलिश। जो हमें फ्रीडम मिलती है प्रॉपर्टी को लेकर कि उसको अपने पास रखने का, उसका जो भी करने का हमारा प्रॉपर्टी का राइट है वो अबॉलिश कर दिया, यानी खत्म कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से इन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 बाय द जनता गवर्नमेंट। जब जनता गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पर 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट में था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मींस ऑल द सिटीजंस हैव राइट, सारे सिटीजंस के पास ये राइट है टू डिस्कस, डिबेट, क्रिटिसाइज एंड एक्सप्रेशन ऑन एनी मैटर ऑफ द कंट्री। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें ये राइट देता है कि कंट्री के किसी भी मैटर पर, कोई भी मैटर हो, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं उसके बारे में, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। डिबेट जैसे कि उसका सही क्या है, गलत क्या है। जैसे कि हम न्यूज़ चैनल्स पर भी देखते हैं कि डिबेट आती है, कुछ उसके पक्ष में होते हैं, कुछ उसके विपक्ष में होते हैं। क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज यानी कि उसकी बुराई, एक तरीके से उसकी आलोचना हम कर सकते हैं। एंड एक्सप्रेशन, और उसमें हम अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारा क्या कहना है इस मैटर को लेके। तो हमें ये राइट मिलता है, फ्रीडम मिलती है हमें। This also implies freedom of press including print and electronic media। ये इम्प्लाई होता है फ्रीडम प्रेस के लिए भी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी। दिस राइट ऑफ द सिटीजन सफर्स फ्रॉम सेवरल ऑब्स्टिकल। इस राइट को, जो सिटीजन्स का यह राइट है, इसे कई मुश्किलों, ऑब्स्टिकल्स यानी कि कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इसमें यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, यानी कि जो प्रिंट मीडिया यानी कि जो न्यूज़पेपर्स वगैरह छापते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं इस टाइप से, और रेडियोस वगैरह। ठीक है, तो इनके पास भी फ्रीडम है अपनी बात को रखने का। तो ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आता है हमारा एवरीबडी हैज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। इसमें है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ असेंबली, दोनों हमारा इसमें मिक्स है। तो सबके पास राइट है एसोसिएशन फॉर्म करने का, और टू बिकेम द पार्ट ऑफ एनी ट्रेड यूनियन, या किसी भी ट्रेड यूनियन या क्लब का पार्ट बनने का। देयर आर सेवरल लिमिटेशन ऑन दिस राइट। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है इस राइट की। तो इसमें यह कहा गया है, पहले हम देखते हैं कि एसोसिएशन और असेंबली का क्या मतलब है। तो एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो एसोसिएशन ऐसा होता है कि लाइक मैं हूँ, ठीक है, मेरे जो थॉट्स हैं वो मैंने कई लोगों में देखे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह में देखे, तो हमने क्या करा, मिलकर एक ग्रुप बना लिया जिसे हमने एसोसिएशन कहा। यानी कि जैसे मेरे थॉट्स हैं वैसे ही उनके भी थॉट्स हैं, तो मिलकर हमारा एक एसोसिएशन बन गया, फॉर्म हो गया हमारा एक एसोसिएशन। और अगर कोई एक ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, उसके भी वैसे ही थॉट्स हैं जैसा मेरे थॉट्स हैं, जैसा मैं सोचती हूँ, तो मैं उसका पार्ट बन सकती हूँ, उस ट्रेड यूनियन का, उस क्लब का पार्ट में बन सकती हूँ। हमारे पास ये राइट है, हमें इसमें कोई रोक नहीं सकता कि हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस यूनिट का पार्ट नहीं बन सकते, आप इस क्लब का पार्ट नहीं बन सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी खुद की मर्जी है कि आप किसका पार्ट बनना चाहते हैं, आप कौन से एसोसिएशन फॉर्म करना चाहते हैं, ये आपकी खुद की इच्छा है। अब आते हैं जो लिमिटेशंस हैं, दे आर सम स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स यानी कि जो बाधाएं आती हैं ऑन द वे ऑफ दिस राइट, इस राइट को करने में जब कुछ बाधाएं आती हैं, यानी कि हम इसे एक तरीके से एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा डिफेमेशन। डिफेमेशन यानी कि मानहानि, यानी कि कोई
एसोसिएशन है या हमारी जैसे कंट्री को ही हम ले लेते हैं, अगर कोई उसके बारे में गलत बोलता है, जो उसकी इमेज है उसे खराब करने की कोशिश करता है बिना वजह उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश करता है, तो वो होता है डिफेम, उसे डिफेम करना। तो अगर कोई एसोसिएशन या कोई असेंबली, ठीक है, असेंबली होती है लाइक जैसे कोई रैली हो रही है, तो वहां पे जो मेन उसके हैं, ठीक है, जो मेन लोग हैं जो काम वाम कर रहे हैं और जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो पूरी एक असेंबली होती है। तो उसको कोई डिफेम करे, ठीक है, अगर कोई असेंबली कोई एसोसिएशन हमारी कंट्री को डिफेम करता है, तो उस टाइम पर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उसे प्रोहाइबिट कर सकती है। फिर आता है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। तो जब कोर्ट की कंटेम्प्ट होता है, कोर्ट के ऊपर कुछ बोला जाता है, तो उस टाइम पर भी एसोसिएशन या असेंबली को उससे उसके राइट ले लिए जाते हैं कि आप ये एसोसिएशन नहीं रख सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक में मतलब जो पब्लिक है उसमें पीस ना रहना, पीसफुली यानी कि शांति ना बनाए रखना, किसी एसोसिएशन की वजह से पब्लिक को गलत मैसेज जा रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंट्री के खिलाफ हैं वो कर रही है, तो उस मेंटेनेंस, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, अगर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट आप पे रिस्ट्रिक्शन कर सकती है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस यानी अपराध के लिए उकसाना, इंसाइटमेंट मतलब कि उकसाना, किस ऑफेंस यानी कि अपराध। तो अगर कोई एसोसिएशन कोई असेंबली अपराध के लिए उकसा रही है, किसी को फोर्स कर रही है कि आप ये अपराध करो, या अपने ही एसोसिएशन को अपराध की तरफ लेके जा रही है, तो उस टाइम पर उस एसोसिएशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगर कोई एसोसिएशन स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसे हार्म कर रही है, तो भी उसको प्रोहाइबिट कर दिया जाएगा। फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज, यानी कि जो एसोसिएशन है उसकी वजह से दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होगी सिर्फ एक ही एसोसिएशन की वजह से, तब वहां पर उसे प्रोहाइबिट किया जाएगा, मना किया जाएगा उसे ऐसा करने से, और उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। सोवर्जिनिटी ऑफ द कंट्री, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कोई एसोसिएशन या कोई असेंबली या कोई इंडिविजुअल भी हमारी सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी यानी कि एकता को, संप्रभुता और हमारी जो एकता है, इंटीग्रिटी है कंट्री की, उसे तोड़ने की कोशिश करता है, उसे हार्म करने की कोशिश करता है, तो जो गवर्नमेंट है वो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी, उसको प्रोहाइबिट कर दिया जाएगा पूरे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जैसे कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है, मूवमेंट, कहीं भी आना जाना, मूव करना। तो एनी सिटीजन कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कोई भी सिटीजन कंट्री के किसी भी पार्ट में जा सकता है, अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, जब तक कि रेस्ट्रिक्ट मना ना हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि कोई भी सिटीजन कंट्री के किसी भी पार्ट में जा सकता है, लाइक इंडिया से तुम दिल्ली जा रहे हो, केरला जा रहे हो, तमिलनाडु जा रहे हो, तो कहीं भी जा सकते हो आप, जब तक कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना लगा हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद है विजिटिंग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारा क्या जाता है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट की साइड है, हमारा आंध्र प्रदेश, मिजोरम, ये वाली प्लेसेस, ठीक है। ट्राइबल रीजन ऑफ द कंट्री, ट्राइबल रीजन आ जाते हैं जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र देखे गए हैं। और डिस्टर्ब रीजन जो जम्मू कश्मीर है, जैसे कि आर स्ट्रिक्टली प्रोहाइबिटेड फॉर द सिटीजन दूज हु आर नॉट रिजाइडिंग इन दूज एरियाज, इन एरियाज पर सिटीजन्स के लिए जाना मना है, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं रहते हैं उन लोगों के लिए इन एरियाज पे जाना मना है। अब वो उनके ओपिनियंस है कि उन्होंने ये सब चीजें किस वजह से करी हैं। उसके बाद है इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी और वेयर 144 इज इम्पोज्ड और स्पेशल आर्म फोर्स, स्पेशल पावर एक्ट इज इन फोर्स, जब ये सारी चीजें फोर्स में होती हैं, लागू होती हैं किसी भी स्टेट में, द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहाइबिट द सिटीजन्स, तो उस टाइम पे जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिटीजन को रोक सकती है, मना कर सकती है बाहर जाने से। लाइक हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा रिसेंटली जो हमारा ये कोविड चल रहा है, तो इस टाइम पे स्टार्टिंग में जब हमारा पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे बहुत ये हो रहा था कि 144 इम्पोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था 144 इम्पोज कर दिया था, और स्पेशल पावर फोर्स में थी, स्पेशल आर्म आई हुई थी, बहुत जगह देखने को हमें मिलती थी। तो यही था कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं,
क्योंकि ये इमरजेंसी का टाइम है, आप बाहर जाएंगे तो आप ही इन्फेक्टेड होगे, जिसकी वजह से आपके फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो जब 144 इम्पोज हो गया तो इस टाइम पे जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सबसे मना कर दिया था कि सिटीजन्स को कहीं भी बाहर जाना अलाउ नहीं है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउ था। तो इसमें यही है कि जब ये चीज़ें इम्पोज हों तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मना कर सकती है बाहर जाने से। आप उस टाइम ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं तो कहीं भी किसी भी पार्ट में आ जा सकती हूँ। तो आप उस टाइम ये चीज़ें नहीं कह सकते हो, उस टाइम पे आपका ये प्रोहाइबिट कर दिया गया है आपको कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक इमरजेंसी का टाइम है। देन आता है हमारा फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट इज अ राइट विच इम्प्लाइज ऑन द सिटीजन ऑफ कंट्री। जो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट है ये लगता है किस पर, सिर्फ जो सिटीजन्स हैं कंट्री के उन पर। तो हम यहाँ देखते हैं जो रेजिडेंस और सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रेजिडेंस, रेजिडेंस वो होता है आपका टेम्पररी स्टे, कहीं पर आप थोड़े टाइम के लिए रुक रहे हो, लाइक आप कहीं घूमने गए हो, है ना, तो वहां आप थोड़े टाइम के लिए रुक गए हो। और सेटलमेंट होता है उस जगह पर परमानेंटली रहना, कि आप वहीं पर ही रहते हो। तो रेजिडेंस टेम्पररी स्टे और सेटलमेंट होता है आपका परमानेंट स्टे। उसके बाद है सिटीजन्स हैव राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दिस राइट इज ऑल्सो कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो सिटीजन्स हैं उनके पास ये राइट है कि वो सेटल हो सकते हैं कंट्री के किसी भी पार्ट में, कहीं पे भी वो सेटल हो सकते हैं, उनके पास ये राइट है। और ये राइट भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप कंट्री के इस पार्ट में नहीं रह सकते हो, तो आप नहीं रह सकते वहां पर। ये देखते हैं कि अगर आप कहीं पे गए हो, ठीक है, आपको वो जगह अच्छी लगी, आपने सोचा कि आप वहां पर रहोगे, आप वहां सेटल होगे, लेकिन अगर वहां के जो लोग हैं उन्हें ये चीज सही नहीं लगती है और ये बात प्रूफ हो जाती है कोर्ट में, तो और अगर ये बात स्टेट गवर्नमेंट मान लेती है कि हाँ आपके रहने से वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तब वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि आप इस जगह पे नहीं रह सकते। अब आता है हमारा द जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया का इंक्लूडिंग ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट, यानी कि तीन जगह, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट, ये जो आदिवासी क्षेत्र है वो। द गवर्नमेंट इम्पोज सेवरल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेटलमेंट एंड रेजिडेंस। जो गवर्नमेंट है वो कई रेस्ट्रिक्शंस लगाती है वहाँ के पे सेटल होने में, रेजिडेंस में, यानी कि अगर आप वहाँ जाते हो, वहाँ आप रहने की चाहते हो, तो गवर्नमेंट ने कई रेस्ट्रिक्शन वहाँ लगाती है कि आप उस जगह स्टे नहीं कर सकते। फिर है द सिटीजन्स कैन यूज देयर राइट टू कैरी आउट एनी बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जो सिटीजन्स हैं उन्हें राइट है अपने कैरी मतलब कि अपने जो बिजनेस है उसे ले जाने का, बिजनेस को, ट्रेड को, अपने प्रोफेशन को कंट्री के किसी भी पार्ट में, यानी कि आप कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके अपना बिजनेस कर सकते हो, अपना ट्रेड व्यापार कर सकते हो, अपना प्रोफेशन कर सकते हो। ये आपके पास राइट है, आपको फ्रीडम है कि आप जो चाहो अपना बिजनेस किसी भी पार्ट में जाके कर सकते हो कंट्री के। अब ये हमारा आर्टिकल 19 कंप्लीट। अब हम आगे का आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन टू एन ऑफेंस। ये हमें प्रोटेक्शन देता है कन्विक्शन टू एन ऑफेंस, यानी कि जो अपराध हुआ है, ऑफेंस यानी कि जो अपराध हुआ है उसका जो मुजरिम है, यानी कि जिसने ये जुर्म किया, जो एक्यूज है, उसको भी कुछ ऐसी प्रोटेक्शन मिलती है जिससे कि उसके साथ भी नाइंसाफी ना हो। वो देखते हैं अब हम। फिर आता है द सिटीजन्स एंजॉय सेवरल प्रोटेक्शन अंडर दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल में जो हमें प्रोटेक्शन मिलती है वो देखते हैं। अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड मोर देन व्हाट ही डिजर्व। एक पर्सन है, उसे जितना वो डिजर्व करता है सिर्फ उतना ही पनिश किया जाएगा, और जो लॉ के अंदर लिखा गया है, अंडर द लॉ विच इज इन ऑपरेशन, यानी कि एक पर्सन जितना लॉ में लिखा गया है उसी के हिसाब से उसे पनिशमेंट दी जाएगी, उससे ज्यादा उसे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। फिर है डबल जियो पार्टी। डबल जियो पार्टी क्या कहते हैं कि अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। एक पर्सन को उसके उसी गुनाह के लिए, जो उसने जुर्म किया है, जो अपराध किया है, उसके लिए उसे एक ही बार पनिश किया जाएगा। उसी सेम जो अपराध है उसके लिए उसे दो बार पनिश नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक ही बार उसे सजा दी जाएगी। फिर है अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस फॉर एनी ऑफेंस। किसी भी पर्सन को कंपेल यानी कि फोर्सेबल, जबरदस्ती नहीं की जा सकती विटनेस बनने के लिए किसी भी ऑफेंस का। विटनेस यानी कि जिसने वो चीज होते हुए देखी हो उस ऑफेंस को, तो किसी भी पर्सन को जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती उस ऑफेंस का विटनेस बनने के लिए। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं, जो हमारा
इसमें इंक्लूड है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाले पॉइंट से रिलेटेड है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया हमारा 1988 में, ठीक है, जिसमें हमें मिनिमम जो किसी पर्सन जो एक्यूज है उसे सजा मिलती है 3 साल की और मैक्सिमम 7 साल की। तो जब ये एक्ट आया वो आया 1988 में, और जो पर्सन है उसने करप्शन किया था 1987 में, जिसका पता हमें चलता है 2021 में, ठीक है। तो जब हमें 2021 में पता चलता है तो उसे सजा दी जा रही है। तो वो पर्सन ये कहता है कि जब मैंने करप्शन किया था तब तो ये लॉ था ही नहीं, तो मुझे सजा क्यों दी जाएगी। जब उसने ये करप्शन किया तो उसके माइंड में ये तो था ही नहीं ना कि उसे हाँ उसको इसके बदले में सजा दी जा सकती है। तो उस टाइम पे कोर्ट ने क्या कहा, इट इज फाउंड दैट यू डिड करप्शन इन ईयर 1987 यू विल नॉट पनिश। अगर ये देखा गया है कि अगर तुमने जो करप्शन है वो 1987 में किया है और लॉ जो आया है एक्ट वो 1988 में आया है, तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यानी कि जो पर्सन, फर्स्ट पॉइंट में यही तो था हमारा कि जिसने जितना जुर्म किया है उसे उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। तो जब उसका जुर्म यहाँ पे साबित ही नहीं हो रहा है, मतलब साबित तो हो गया है लेकिन जो लॉ है जिसके अंडर उसका जुर्म आ रहा है ना, जब अपराध उसका जो है वो इस एक्ट में आ रहा है, बट लेकिन वो तो उसने उस टाइम पे किया ना जब ये एक्ट था ही नहीं, तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी वहां। अब हम देखते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No citizen shall be deprived of life and personal liberty except the procedure established by law. Right to privacy, right to education have also come within the purview of law. किसी भी सिटीजन को वंचित, डिप्राइव यानी कि वंचित, उससे दूर नहीं रखा जाएगा उसकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, जब तक कि एक्सेप्ट यानी जब तक कि सिर्फ इस बात को देखते हुए कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि जब लॉ नहीं आता है तब तक उसकी जो लाइफ है उसको उससे दूर नहीं रखा जाएगा। इसमें हमारा प्रिवेसी और एजुकेशन भी आता है। ये जो है ना प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इसी को समझते हैं एग्जैक्ट कि ये कहता क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, स्टेट कैन फॉलो द प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। स्टेट उन प्रोसीजर्स को फॉलो करेगी जो लॉ में है, इन ऑर्डर टू डिप्राइव द पर्सन फ्रॉम हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब चाहे इसके लिए उसे उस पर्सन की पर्सनल लिबर्टी, उसके राइट टू लाइफ से उसे दूर ही क्यों ना रखना पड़े, बट वो मानेगी लॉ ही, ठीक है। तो इसको लेके केस भी चले। तो फेमस जो हम केस थे हम वो डिस्कस करते हैं कि जो ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये फर्स्ट केस था 1950 में जो बहुत फेमस हुआ है। इन द ईयर 1950 प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वाज पास्ड। 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया था। तो इसमें पता क्या था ए.के. गोपालन में, कि जो ए.के. गोपालन थे वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्हें डिटेन कर लिया गया था। तो उसके बाद में उन्होंने रिट पिटीशन डाला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि उनके तो राइट टू लाइफ छीना जा रहा है उनसे, उनकी पर्सनल लिबर्टी को। तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा, The Supreme Court of India held that protection under Article 21 is available only against arbitrary executive action. जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्ट करता है सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन। आर्बिट्रेरी यानी कि अनफेयर, जो अनफेयर चीजें होती हैं उससे आपको, अनफेयर लॉज से आपको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21। It clarified that if personal liberty of an individual is taken away by a law, the validity of the law cannot be questioned. इसमें यह भी क्लैरिफाई किया कि जो पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसे लिया जा सकता है लॉ के जरिए और हम लॉ की वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में ये हुआ कि जो ए.के. गोपालन थे वो हार गए और जो स्टेट ऑफ मद्रास थे वो जीत गए थे। उसी के बाद बहुत एक ओवर रूल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट चेंज करा। वो केस था हमारा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो और ये 1978 में हुआ था। मेनका गांधी केस में ये था कि जो मेनका गांधी थी उनका पासपोर्ट जो था वो यूनियन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट है उसने जब्त कर लिया। तो मेनका गांधी ने अपनी रिट पिटीशन डाली तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि रीजन दीजिए, आपने मेनका गांधी जी का जो पासपोर्ट है वो क्यों लिया है। उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था। उन्होंने ये बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट के बेस पे हम ले सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्या करा, द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड हिज जजमेंट इन द गोपालन केस बाय वाइडली इंटरप्रिटेटिंग आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ए.के. गोपालन जो केस हुआ था उसके जजमेंट को ओवररूल कर दिया। ओवररूल यानी कि अपना फैसला चेंज करा उन्होंने इसको मेनका गांधी के केस में। इन स्टेटेड दैट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल। ये हुआ कि जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो आपको प्रोटेक्ट करता ही है,
उसके खिलाफ हैं। अब बट आल्सो अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। अब वो अगेंस्ट किसके हैं? आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन होता है यानी कि एक पूरा तरीके से इसमें लॉ जो होता है वो पास किया जाता है। लाइक जो पार्लियामेंट है, पहले वो अगर कोई लॉ बनाना चाहती है तो वो पहले जो बिल होता है उसे राज्यसभा लोकसभा से वहां से करवा के, मतलब जो उनका पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, वो है आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन में। और आर्बिट्रेरी हमारा होता है जो अनफेयर चीजें होती हैं, जो हमें हमारे जो राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, उसमें जो अनफेयर चीजें अगर हमें कुछ ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती है, तो जो आर्टिकल 21 होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है इन चीजों से। तो यहाँ पे भी यही हुआ, पहले सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन था, बट अब अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन भी हो गया। In a way, with Minka case, Supreme Court has introduced the American expression. जब मीनका गांधी का केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया अमेरिकन एक्सप्रेशन को, जिसमें क्या था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ है उसको भी देखा जाएगा कि वो जायज है या नहीं है आर्टिकल 21 के तहत। जब मेनका गांधी का केस हुआ, ये एक पूरा जजमेंटल, एक रिमार्केबल केस था। उसी टाइम पे फिर और भी कुछ दूसरे केसेस हुए थे, वो थे हमारे फ्रांसिस कॉर्ली मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 में हुआ। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये 1985 में हुआ। यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये हमारा 1993 में हुआ। अब यहीं पर एक बात आ जाती है कि जो आर्टिकल 21 है वो हमें राइट टू लाइफ देता है ना, कि हम हमारे जो उतनी भी चीजें हैं, अगर हमारा वो वायलेट हो रहा है, हार्म हो रहा है राइट टू लाइफ, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं जीने के लिए, तो ठीक है। अब यही बात आती है, अगर कोई इंसान खुद से मरना चाहता है, होता है ना कि किसी की जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, या फिर कोई सिर्फ बेड पे रहता है तो उसको चाहिए होती है कि हाँ वो अब ना जिए, तो डज अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस राइट टू डाई विद डिग्निटी? क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है मरने के लिए भी? तो इसमें हमारी दो आ जाते हैं, सुसाइड और यूथेनेसिया। तो हम सुसाइड को देखते हैं पहले। सुसाइड पता है क्या? एक क्रिमिनल ऑफेंस था, यानी अगर देख लिया जाए किसी को भी सुसाइड करते हुए तो वो उसके लिए उसे पनिश किया जाता था। लेकिन 2017 में क्या हुआ? लॉ आ गया कि सुसाइड इज नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस, अब इसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूथेनेशिया, ये हमारा दो टाइप से होता है, एक्टिव एंड पैसिव। यूथेनेशिया होता है कि जैसे कोई पर्सन है, वो बहुत टाइम से बीमार है, ठीक है, उसे इच्छा मृत्यु चाहिए, वो मरना चाहता है, तो उस टाइम पे जो एक्टिव, यानी कि जो ये इलीगल होता था, जो एक्टिव में था कि इंजेक्शंस वगैरह डॉक्टरों के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, जो पर्सन जो करना चाहता है, इच्छा मृत्यु जिसे चाहिए वो, ठीक है। तो ये तो हमारा इलीगल प्रूफ हो गया 2018 में। पैसिव में था जो आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि अगर आप ऑक्सीजन के उस पर जी रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं, या फिर मेडिसिन के बेस पर ही आप जी रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी पर्सन है, तो ये चीज लीगल थी कि अगर आप चाहते हैं, अगर जो पर्सन है वो बीमार है काफी टाइम से, वो चाहता है इच्छा मृत्यु कि वो नहीं जीना चाहता है, तो जो उसे यूथेनेशिया दे दिया जाएगा, यानी कि उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसे बंद कर दिया जाएगा। अब उसे ऑक्सीजन पे नहीं दिया जाएगा, और जो उसके दवाइयां वगैरह हैं वो सब नहीं दी जाएंगी। तो 2018 में क्या हुआ? जो एक्टिव था, जो इंजेक्शन वगैरह थे, वो इलीगल हो गया, और जो पैसिव था उसे लीगल कह दिया गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 21 कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा जो आर्टिकल 21A है वो क्या कहता है। आर्टिकल 21A यानी कि इसमें अमेंडमेंट किया गया हमारे आर्टिकल 21 में, और जब कोई चीज ऐड कर दी जाती है तो हमारा उसके आगे आर्टिकल कह के ए लग जाता है। इससे जैसे हमें पता चलता है कि इसमें अमेंडमेंट किया गया है, कोई चीज ऐड की गई है, ठीक है। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन हैज बिकम द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट सिंस 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। Before that, Supreme Court in Mohini Jain versus State of Karnataka said that every child has right to elementary education. एक केस हुआ इसमें मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें पता है, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि इसमें क्या था। इसमें जो मोहिनी जैन थी वो यूपी से बिलोंग करती थी, और उन्हें स्टडी करनी थी कर्नाटका में। तो कर्नाटका में ये था कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे ना, जो चार्ज कर सकते हैं पैसे, तो उन्होंने ऐसा कुछ रखा कि जो कर्नाटका के जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी फीस 5000, जो थोड़े वैसे हैं पढ़ने में नहीं है तो उनकी 20,000, और जो बाहर से आएगा चाहे वो कैसा भी है, जो आउट ऑफ कर्नाटका है, उसके लिए 60,000। तो कितना उन्होंने चेंज किया, ठीक है। तो मोहिनी जैन जो स्टडी करना चाहती थी कर्नाटका से, तो
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रेट पिटिशन दी कि ये तो राइट टू एजुकेशन होना चाहिए कि हर बच्चे को पढ़ने को मिले, ठीक है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया कि हर बच्चे को, हर चाइल्ड को राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसे एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी, यानी 0 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को दी जाएगी एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन आता है कि ये तो 86th अमेंडमेंट हुआ था ना जब राइट टू एजुकेशन आया था, तो क्या इससे पहले राइट टू एजुकेशन था ही नहीं हमारे पास? तो ऐसा नहीं था, राइट टू एजुकेशन तो था हमारे पास, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं था हमारा। तो पार्ट 4 में था डीपीएसपी जो था हमारा, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में था। ये हमारा पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। तो जो डीपीएसपी पार्ट 4 था उसके आर्टिकल 45 में हमें राइट टू एजुकेशन था। बट पता क्या था, जो पार्ट 4 है ना डीपीएसपी, वो नॉन फोर्सेबल है, यानी कि अगर ये चीज नहीं हो रही है ना तो आप कोर्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते, इस पे कोई फोर्स नहीं था। जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जैसे कि जो हमारा पार्ट 3 है, वो इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो यही था जो डीपीएसपी था, वो पार्ट 4 में था। आर्टिकल 45 में हमें राइट टू एजुकेशन मिला था, जिसमें 0 से 14 ईयर्स तक के बच्चों की स्टडी को लेके बात की गई थी। जब पार्ट 3 था तो इंट्रोड्यूस किया गया इसमें जो हमारा 86 अमेंडमेंट था, तो 21A आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 6 to 14 एज चिल्ड्रन, इसमें क्या था, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, जबकि यहाँ पर 0 से 14 ईयर्स तक के लिए था। फिर देखते हैं इन 86 अमेंडमेंट 2002, जो अमेंडमेंट हुआ 2002 में, स्टेट हैज टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन 0 to 6 एज डीपीएसपी। फिर इसमें यह रखा गया कि जो 0 से 6 एज तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, डीपीएसपी के अंदर आता है ये, मतलब ये नॉन फोर्सेबल है, ठीक है। और जो स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14, 6 to 14 तक के सारे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये हमारा फंडामेंटल राइट में आ गया था, यानी कि हमारा जो 86 अमेंडमेंट था उसमें ये चेंज हुआ कि जो डीपीएसपी जिसमें हमें राइट टू एजुकेशन मिलता था आर्टिकल 45 में, उसमें अब चेंज हुआ कि 0 से 6 एज तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, प्रोवाइड। और फंडामेंटल राइट्स में ये आ गया 21A से हमने इसे इंट्रोड्यूस करवाया, कॉन्स्टिट्यूशन में आया, जिसमें ये कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी एज 6 to 14, ठीक है। उसके बाद है 2009, यहाँ पर एक एक्ट आया 2009 में, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट। 2009 में एक एक्ट आया जिसमें था कि बच्चों को जो उनकी एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी, इसका ध्यान रखा जाए। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ गाइडलाइंस भी निकाली, तो गाइडलाइंस देखते हैं। स्टूडेंट टीचर रेशियो के बारे में बताया कि इन इतने बच्चों पे इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, इस तरीके से उन्होंने बताया, गाइडलाइंस रखी। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात की कि हाँ इतनी चीज़ें एक स्कूल में होनी ही चाहिए। 25% सीट्स इन स्कूल वर रिजर्व, 25% सीट्स प्राइवेट स्कूल में रिजर्व की गई, रोकी गई, यानी कि 25% सीटें कुछ स्पेशल बच्चों के लिए यानी कि रखी गई, ठीक है। नो डिटेंशन पॉलिसी लगाई गई कि कोई भी डिटेंशन नहीं होगा। ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 21A कंप्लीट। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन, अरेस्ट और डिटेंशन, यानी कि जब बंदी बनाया जाता है उससे। तो इसमें हमारे टू टाइप्स के डिटेंशन आते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं ये हमारे प्यूनिटिव डिटेंशन के हैं, जिसमें हमें दिस आर्टिकल्स गिव्स 3 एसेंशियल राइट टू द सिटीजन्स। 3 एसेंशियल राइट्स मिलते हैं सिटीजन्स को इस आर्टिकल में। फर्स्टली, द एक्यूज हैज राइट टू बी इन्फॉर्म द कॉज ऑफ हिज अरेस्ट। एक्यूज यानी कि जिसने अपराध किया है, जुल्म किया है, जिस पर्सन ने, उसे हम एक्यूज कहते हैं। तो जो एक्यूज है उसे राइट है कि उसे बताया जाए कि उसे किस बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। सेकेंडली, द प्रिजनर शुड बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद 24 आवर्स। जो प्रिजनर है, जो इंस्पेक्टर है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर एक्यूज को लेकर जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसे इलीगल तरीके से रखना माना जाएगा कि हाँ आपने इलीगल तरीके से उस एक्यूज को पकड़ा है। थर्डली, ही मस्ट हैव राइट टू बी डिफेंडेड बाय द लॉयर ऑफ हिज चॉइस। जो एक्यूज है उसके पास ये राइट है कि वो अपनी मर्जी के लॉयर को चूज करे जो उसे डिफेंड करे, उसे बचाए,
ठीक है, ये थे हमारे प्यूनेटिव डिटेंशन के जो हमें राइट्स मिल रहे थे। अब हम देखते हैं जो हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन के। प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में हमारा। प्रिवेंटिव डिटेंशन इसका मतलब ही है प्रिवेंट यानी कि बचाना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये होता है एक डिफरेंस जो हमारा प्यूनेटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन में है कि प्यूनेटिव डिटेंशन में आप जब कोई क्राइम कर लेते हो उसके बाद आपको पकड़ा जाता है, जो भी एक्यूज है उसे। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता है कि जो एक्यूज है हमें उस पर शक है कि हाँ हमें इंटेलिजेंस से पता चल रहा है कि ये क्राइम होने वाला है, तो उससे पहले उस क्राइम के होने से पहले ही उसे डिटेन कर लिया जाता है, उसे डिटेन करके रख देते हैं। ठीक है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेन यानी कि यहाँ पर भी उस पर्सन के पास राइट है कि उसे बताया जाए कि उसे किस बेस पे किन ग्राउंड्स पे उसे डिटेन किया गया है। ही शी मस्ट हैव राइट टू बी डिफेंडेड बाय द लॉयर ऑफ हिज चॉइस, उनके पास भी राइट है कि अपनी मर्जी का लॉयर वो चूज कर सकते हैं उन्हें बचाने के लिए। 3 months मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड। एडवाइजरी बोर्ड can extend a detention beyond 3 months by reporting sufficient cause for extended detention। डिटेंशन का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है, ज्यादा से ज्यादा आप उसे 3 महीने किसी पर्सन को किसी एक्यूज को डिटेन कर सकते हैं, उसे बंदी बना के रख सकते हैं। और ये बात एडवाइजरी बोर्ड कहता है। एडवाइजरी बोर्ड होते हैं जिसमें कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होते हैं जो ये फैसला लेते हैं। और इसको अगर आपको डिटेंशन को एक्सटेंड करना है यानी कि बढ़ाना है 3 महीने से ज्यादा, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, बट रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन। आपको इसका एक सफिशिएंट आपको मतलब बताना पड़ेगा कि आप इसको क्यों इंक्रीज करना चाहते हैं, आपको ऐसा क्या मिल रहा है कि आप इसे इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका एक एक्सेप्शन देख लेते हैं। इन द फैक्ट्स कंसिडर टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी डिस्कस। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट से कि जो राइट टू इन्फॉर्म मिलता है एक्यूज को कि उसको किस बेस पर हमने डिटेन करा है। तो ऐसा भी होता है कई बार कि अगर आपको ये चीज नहीं बता सकते हैं, आप इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे चलेगा कि आप एक्यूज को ना बताएं कि उसे किस बेस पे डिटेन किया जा रहा है, आप इसे उसके साथ डिस्कस ना करें। There are some acts have been passed by the Indian Parliament to curtail threats to the sovereignty and territorial integrity of the country। कुछ ऐसे एक्ट हैं जो इंडियन पार्लियामेंट ने पास किए हैं कर्टेल थ्रेट्स यानी कि खतरों को कम करने के लिए, जो हमारी सोवर्जिनिटी टेरिटोरियल यानी कि क्षेत्रीय और इंटीग्रिटी यानी कि एकता अखंडता जो हमारी कंट्री की है उसके खतरे को कम करने के लिए, यानी कि अगर कोई हमारे इंटीग्रिटी को हार्म करना चाहता है तो उसके खतरे को कम करने के लिए कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो इंडियन पार्लियामेंट ने बनाए हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीशा 1971 में, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 में ये एक्ट आया जो स्मगलिंग से रिलेटेड था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नासा 1980 में, टेरिटोरियल एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट टाडा 1985। और इस एक्ट के टाइम पे जो एक्टर हैं संजू, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था इसी एक्ट के अंदर। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002 यानी कि कुछ एक्ट्स थे जो इंडियन पार्लियामेंट ने बना रखी हैं हमारी जो कंट्री है उसे सेव करने के लिए। ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 22। अब हम देखते हैं हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 क्या कहता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध। These two articles direct the state to abolish trafficking in human beings in any form or any manner। ये जो दो आर्टिकल्स है 23 एंड 24 ये abolish करते हैं, खत्म करते हैं ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग, यानी कि ट्रैफिकिंग एक तरीके से जो उनके साथ गलत चीजें होती हैं, लाइक कई बार होता है ना जब बच्चों को बेचा जाता है और औरतों को बेचा जाता है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए the parliament has passed many acts from time to time। जो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है वो ऐसे कई एक्ट्स भी निकालते हैं जिससे कि इस चीज को रोका जा सके। हम आर्टिकल 23 और 24 को और अच्छे से समझते हैं। प्रोहाइबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मैंने बता दिया, एंड फोर्स लेबर होता है जो जोर जबरदस्ती लोगों से काम करवाया जाता है, तो उस चीज पे रोक। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहाइबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, यानी कि जो बच्चों से फैक्ट्रीज वगैरह में काम करवाया जाता है उस पर। हम पहले आर्टिकल 23 का पढ़ते हैं। इन दिस रिगार्ड मैनी एक्ट्स वर पास। कई ऐसे एक्ट्स हैं जो कि पास किए गए। द बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 में आया था
जिसमें अबॉलिशन यानी कि ख़त्म करना चाहा था, जो ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, मतलब कम वेजेस दिए जाते हैं और ज़्यादा काम करवाया जाता है उस चीज़ का। द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में। ये कुछ एक्ट्स थे जो आए थे आर्टिकल 23 के रिगार्डिंग। अब देखते हैं इसका एक्सेप्शन क्या है। इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे यहाँ पे प्रोहाइबिट तो कर दिया गया है फोर्स लेबर को, लेकिन ये स्टेट को एक परमिट देता है, उसे बोलता है कि वो कंपल्सरी सर्विस पब्लिक पर्पस के लिए कर सकती है। यानी कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए वो लोगों को बोल सकती है कि हाँ उन्हें पार्टिसिपेट करना ही होगा, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, जैसे कि मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस के लिए। और ये स्टेट का फैसला है कि वो उसके लिए इसे पे करती है या नहीं करती है, फॉर विच इट इज नॉट बाउंड टू पे। तो स्टेट पे बाउंडेशन नहीं है कि वो आपको मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस के लिए पे कर रही है या नहीं कर रही है। देन आता है however in imposing such services the state is not permitted to make any discrimination on grounds only of religion, race, caste और class। अब यहाँ पे ये तो स्टेट को परमिट मिल गया है कि हाँ वो इम्पोज कर सकती है सर्विसेज, लेकिन स्टेट के पास ये परमिट नहीं है कि वो भेदभाव करे, डिस्क्रिमिनेट करे लोगों को उनके रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेस पे। मतलब अगर वो करवा रही है ना किसी से कुछ सर्विस, कोई सी भी करवा रही है, तो वो सबसे ही करवाएगी, वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आर्टिकल 24। It prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or other construction work। प्रोहाइबिट्स यानी कि मना करता है आर्टिकल 24 एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार जो बच्चे करते हैं काम, जो कि 14 साल के हैं, 14 ईयर्स के हैं, और जो किसी फैक्ट्री में, माइन में यानी कि मिल जो वगैरह होती हैं खदानें, उनमें, और किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे मना करता है। अब यही बात आ जाती है कि अगर कोई एंटरटेनमेंट पर्पसली काम कर रहा है तो वो भी तो बच्चा ही है ना, कर तो वो भी काम रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि फैक्ट्री, माइन और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, जहां पर खतरा है उसे। Article 24 does not prohibit the employment of children below the age of 14 years in any harmless or innocent work। यानी कि जहां पर उसे खतरा नहीं है, कोई इनोसेंट वर्क है, तो वहां पर बच्चे काम कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन कैन वर्क इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम देखते हैं सीरियल्स वगैरह में, मूवीज में बच्चे भी काम करते हैं, तो उस जगह पर मना नहीं है उन्हें काम करना। फिर आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ विच प्रोहाइबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बहुत इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है जो प्रोहाइबिट करता है चिल्ड्रंस के एम्प्लॉयमेंट को, वो है द चाइल्ड लेबर, जो कि 1986 में आया था, प्रोहाइबिशन एंड रेगुलेशन, यानी कि चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। द एक्ट प्रोहाइबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन 18 ऑक्यूपेशन एंड 65 प्रोसेसेस। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे 18 ऑक्यूपेशन और 65 प्रोसेसेस हैं जिसमें 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उससे जो कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें रोका गया है, मना किया गया है कि आप उनसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। In 2006, the government banned the employment of children as domestic servant। 2006 में गवर्नमेंट जो थी उस टाइम, मनमोहन जो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बैन कर दिया था डोमेस्टिक सर्वेंट्स को। यानी कि जैसे देखते हैं ना जो चाय की टपरी पे होते हैं, यानी कि उनसे जो भी ढाबे वगैरह पे होते हैं, तो जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में काम करते थे उनको भी बैन कर दिया गया कि आप ऐसे नहीं करवा सकते, क्योंकि उनकी रियल प्लेस स्कूल में है, वो यहाँ पर ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 2016 द चाइल्ड लेबर एक्ट वाज अमेंडेड। जो चाइल्ड लेबर एक्ट था 1986 में जो आया था, उसे 2016 में अमेंडमेंट किया गया उसमें। तो क्या हुआ, द नेम ऑफ एक्ट चेंज, नाउ इट इज चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर। अब उसका नाम चेंज करके चाइल्ड और एडोलसेंट, यानी कि लेस देन 14, और एडोलसेंट में 14 से 18 तक के जितने भी बच्चे आते हैं, लोग आते हैं। प्रोहाइबिट एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो यही हुआ कि उसमें नाम चेंज कर दिया गया, ये हो गया था हमारा चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर। आप इसमें काम नहीं करवा सकते हैं बच्चों से। द अदर एक्ट वर ऑल्सो पास रिगार्डिंग दिस, इसके रिगार्डिंग कई और एक्ट हुए थे। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 और कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में। गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमें हमारी सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें।